नमस्ते साथियों। न्यूट्रिशन की एक और क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने उसके इंट्रोडक्शंस के बारे में देखा था, प्रोटीन के बारे में देखा था, और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन हमने ऑलरेडी देख लिया है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट है ना, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CHO, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे यौगिक या कंपाउंड है जिसमें तीन कंपोनेंट होते हैं ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनमें तीन कंपोनेंट जो हैं वो पाए जाते हैं। और इनको कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा जाता है? देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से आ जाता है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी अनुपात में, मतलब जितने जल में होते हैं, मतलब जल इट मीन्स वाटर, है ना। देखिए, वाटर में होते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन कहा गया है। वाटर में कितने होते हैं? H2O, इट मीन्स हाइड्रोजन जो है वो 2 और वाटर का एक मॉलिक्यूल्स उसमें पाया जाता है। तो सेम यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है वो 2 और ऑक्सीजन 1 अनुपात में यहाँ पर पाया जाता है। इसीलिए इसका जो फार्मूला है ना कार्बोहाइड्रेट का, इसको हम कहते हैं C6H12O6। मतलब आप देखिए कि यहाँ पर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल, ये जस्ट डबल है। इट मीन हाइड्रोजन 2 और कार्बन जो है वो 1 अनुपात में पाया गया हुआ है। इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे यौगिक है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों होती हैं। ठीक है, उसका फार्मूला मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। केमिस्ट्री की क्लासों में या फिर ANM की जो कार्बोहाइड्रेट की क्लासेस है उसमें आपने ये पढ़ा होगा। तो इसमें जल में होते हैं जैसे अणु, जिस अनुपात में H2O हमने बताया, वाटर का जो फार्मूला है H2O, उसी अनुपात में सेम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में भी पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे प्रथम आवश्यक तत्व हमारे लिए प्रोटीन था, है ना। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का हमारे जीवन में क्या रोल है? कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देने का काम करता है, लगातार एनर्जी गेनिंग, एनर्जी बूस्ट करने का हमारी बॉडी में। तो भाई कार्य करने की शक्ति, है ना, तो हमें जो एनर्जी मिलती है, कार्य करने की शक्ति, है ना, तो उसका जो मुख्य स्रोत है, उसका जो मुख्य भंडार है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो हमें डेली एक्टिविटी में, हर काम में एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वो एनर्जी जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। तो सामान्य आहार से प्राप्त होने वाली जो हमारी ऊर्जा है, 50 to 70% तक जो कैलोरिक वैल्यू होती है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। हम इंडियन लोग हैं, है ना, हम इंडियन लोग हैं। हमारे खाने में अगर रोटी, है ना, नहीं आए तो हमें लगता नहीं कि हमने पेट भर के खाया हुआ। ठीक है, फॉरेन्स में क्या होता है, वो दे आर नॉट डिपेंड अपॉन द मेनली कार्बोहाइड्रेट। लेकिन इंडियन थाली में आपको 60 से 70% जो खाना है वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड आपको मिलेगा, है ना। तो हमें लगता है कि भाई हम 2 रोटी भी खाए, लेकिन 2 रोटी भी हमारे पेट में जानी चाहिए, तब जाकर हमें लगेगा कि हमें खाना खाया है। तो भाई हमारे जो कैलोरिक वैल्यू है उसमें 50 to 70% कैलोरिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट से पूरी होती है। तो ये आहार के सबसे सस्ते, दूसरी बात क्या है, एनर्जी का सबसे चिप जो मतलब इस रिसोर्सेस है वो कार्बोहाइड्रेट है। और दूसरी बात, इनके पाचन से शरीर में ग्लूकोज उत्पन्न होता है ना। यहाँ पर ये नोट करने लायक है कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट अपनी फाइनेस्ट चेन, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। इसके लिए इसका जब मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, है ना, चयापचय होता है लीवर में, तो इसके लिए एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, है ना। उसके बाद ग्लाइकोजिनेसिस। ये दोनों साइकिल जो है वो 12th की बायो के चैप्टर में भी है, और जो BSc नर्सिंग कर रहे हैं बच्चे उनके भी बायोकेमिस्ट्री में वो दोनों साइकिल दे रखी है। खैर ANM के सिलेबस के लिए ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस का इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम अपकमिंग जो कंपटीशन एग्जाम है उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आगे ये बायोकेमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस के जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में एमिनो एसिड्स के बारे में बताया था, तो एमिनो एसिड की क्लास भी सारे एसेंशियल तत्व हो जाने के बाद मैं उसकी एक क्लास आपको लूंगा जिसमें डिफरेंट जो एमिनो एसिड्स हैं उनके क्या रोल है, कैसे उनके बॉडी में उनका सिंथेसिस होता है, कहाँ बनते हैं, उनका क्या फंक्शन है, वो हम मतलब माइन्यूट जो डिस्क्रिप्शन है वो देखेंगे। क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे भी आ सकते हैं। रिसेंटली जो NHM के जो पेपर हुए थे उसमें ANM के बहुत टफ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे, और मैक्सिमम क्वेश्चन अप्लाइड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है उन एग्जाम्स के लिए। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट से मुक्त ऊर्जा के बारे में। तो भाई 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है ना, 1 ग्राम वो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें देने का काम
करता है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हम दोनों में पढ़ा है कि प्रोटीन के भी 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है और कार्बोहाइड्रेट से भी 4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। आप एएनएम फर्स्ट ईयर में हेल्थ प्रमोशन में अगर एग्जाम अटेम्प्ट करते हो आरएनसी का, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। इवन सेम टू सेम इसके आगे जो फैट है, फैट जस्ट इससे डबल +1 9 किलो कैलोरी जो है वो देता है, वो आगे क्लास में हम देखेंगे। यह वसाओं के ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन के लिए तथा कुछ आवश्यक एमिनो है ना अनावश्यक अमीनो अम्ल के सिंथेसिस के लिए भी आवश्यक है। मतलब हमारी बॉडी में जो फैट ऑक्सीडाइज होता है ना, फैट एक ऐसा कंपोनेंट है जो हार्डली मतलब सबसे इन आवश्यक तत्वों में सबसे लास्ट में मेटाबोलाइज होता है, क्योंकि उसकी जो स्मॉलेस्ट चेन्स में फैटी एसिड और लिपिड में कन्वर्ट होने का काम लीवर के द्वारा होता है। उसके बहुत सारे एंजाइम जो है वो वहां पर यूटिलाइज होते हैं। तो वो उसके लिए जो है सिंथेसिस के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो सिंथेसिस करने के लिए उसको तोड़ने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो आवश्यक नॉन एसेंशियल जो एमिनो एसिड्स जो हम भोजन से नहीं प्राप्त करके जो हमारी बॉडी में ही प्रोड्यूस होते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट को जो है वो 3 प्रकार से डिवाइड किया गया, जिसमें पहला है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड, तीसरा है पॉलीसेकेराइड। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनोसेकेराइड इट मीन्स क्या है। मोनो है ना, मोनो का मतलब होता है सिंगल, है ना। तो इसमें मोनोसेकेराइड में 2 से 6 कार्बन की इकाइयां होती हैं, मतलब 2 से 6 कार्बन इकाई से जो तत्व कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं उसको हम मोनोसेकेराइड। तो मैंने आपको अभी बोला था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज। अब ये देखो फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है ना, तो ये कुछ यूनिट है। इसके अलावा माल्टोज भी है। अब इसका भी अगर हम थोड़ा और डीप में जाएं है ना, तो ग्लूकोज जो है वो माल्टेज एंजाइम के साथ में क्रिया करता है या फ्रक्टेज एंजाइम के साथ। जैसे ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टेज एंजाइम के साथ क्रिया करके उसको फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो फ्रक्टोज मतलब जो हम मीठे फल खाते हैं उनसे हमें ये ग्लूकोज मिलता है ना। गैलेक्टोज वगैरह जो दूध वगैरह प्रोडक्ट होते हैं उनसे मिलता है। उसके बाद माल्टोज जो है वो हमें किससे मिलता है, जो माल्ट इट मीन जो अनाज वगैरह खाते हैं उनसे जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है उससे मिलते हैं। तो ये मोनोसेकेराइड है जिसमें 2 से 6 कार्बन की इकाइयां होती है। अगला जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड मतलब ये 2 मोनोसेकेराइड, मतलब ऐसे ऐसे 2 मोनोसेकेराइड, इट मीन्स उसमें लगभग आप ये मान लो कि 4 से 12 तक की कार्बन इकाइयां शामिल हो जाएंगी। मतलब 2 मोनोसेकेराइड से जो मिलकर डाई मतलब मोनो मतलब 1 और डाई मतलब 2। तो इसके अंदर सुक्रोज हो गया है ना, सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम से, माल्टोज माल्टेज एंजाइम से ग्लूकोज से रिएक्शन करेगा, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम से कन्वर्ट होता है ना। तो इसके ये एंजाइम है, माल्टोज को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम माल्टेज एंजाइम करेगा जो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा। सुक्रोज को सुक्रेज एंजाइम जो है वो रिएक्ट करेगा ग्लूकोज के साथ में, वो सुक्रोज में कन्वर्ट करेगा। और लैक्टोज जो है ना, दूध वगैरह के जो डेयरी प्रोडक्ट है उसमें जो हमें लैक्टोज मिलता है, तो वो लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम के साथ में रिएक्ट करने के बाद लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये जो पार्ट है, क्वेश्चन आ सकता है कि भाई माल्टोज जो है वो कौन से एंजाइम के साथ रिएक्ट करने के बाद ग्लूकोज के साथ क्रियाविधि करने के बाद माल्टोज में कन्वर्ट होता है। तो हमारा आंसर है माल्टेज, है ना। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ माल्टेज। तो एज लग गया जहां वो एंजाइम हो गए, सुक्रेज माल्टेज लैक्टेज, है ना। ये तीनों एंजाइम ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करने के बाद सुक्रोज माल्टोज और लैक्टोज में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस कभी कभार आपके एएनएम के जो एनएचएम के क्वेश्चन है या अपकमिंग जो एग्जामिनेशन आ रहे हैं उसमें पूछ सकते हैं, या आरएनसी के एग्जाम में भी ये पूछते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, इट मीन्स ये 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स की जो चेन है उससे मिलकर बनते हैं, जैसे है ना। तो पॉलीसेकेराइड जो है वो 10 या 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड से मिलकर बनते हैं, जैसे स्टार्च, है ना। वैसे स्टार्च का काम ह्यूमन बॉडी में नहीं होता है। स्टार्च जो है ना वो फूड प्रोडक्ट के रूप में प्लांट में होते हैं। प्लांट में जो खाना स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है।
हमारे ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में हमारा जो फूड जो है वो स्टोर होता है, लीवर के द्वारा ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो सेव किया जाता है। ग्लाइकोजन के बाद जब हमें शरीर में एनर्जी की जरूरत होती है तो ये एटीपी में कन्वर्ट होता है, और वो एटीपी से एनर्जी जो रिलीज होती है वो हमारी मसल्स और सेल्स में यूज होती है। सेल्यूलोज, अगेन इसका हमारा बॉडी में कोई रोल नहीं है। सेल्यूलोज वैसे सब्जियों में जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती है उसमें पाया जाता है, लेकिन ये एज ए रफेज के रूप में काम में आता है। रफेज इट मीन्स जो हमारे इंटेस्टाइन की जो गतिविधि है जिसको हम बोलते हैं क्रमांक कुंचन गति, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उसको मेंटेन करता है और हमारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करता है। साथ में पेक्टिन एंजाइम, तो ये जो है वो पॉलीसेकेराइड की चेन है। तो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन में कार्बोहाइड्रेट के 3 पार्ट पढ़े। मोनोसेकेराइड मतलब जिसमें एक ही चेन होती है, वैसे कार्बन की जो इकाइयां होती है वो इसमें 2 से 6 होती है। एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड जिसके अंदर 2 मोनोसेकेराइड जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया। और तीसरा पॉलीसेकेराइड जिसमें 10 या 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड मिलकर बनते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया और पेक्टिन हो गया। नेक्स्ट अपनी जो स्लाइड है वो है कार्बोहाइड्रेट के कार्य, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट के कार्य, भाई कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, एनर्जी देने का काम, एनर्जी सप्लाई करने का जो काम है वो करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य हमें शक्ति प्रदान करना है। भाई हम सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं तो हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी हमारे फूड में, मैंने अभी बताया कि एक इंडियन पर्सन की थाली में 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो वो दिन के सारी एक्टिविटी में हमें लगातार जो एनर्जी गिविंग फूड के रूप में जो हमें देता है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो ये हमारी शारीरिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा और कार्य करने के लिए हमें लगातार शक्ति प्रदान करते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज के ऑक्सीकृत होने पर, मतलब जब ऑक्सीडेशन ग्लूकोज का होता है ना, और वो एनर्जी के रूप में जब हमें बॉडी में मिलती है तो वो हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। प्रोटीन बचाने का कार्य। जब भोजन में कार्बोहाइड्रेट की पर्याप्त मात्रा होती है ना, तो शरीर ऊर्जा के रूप में, पर्याप्त मात्रा में अगर हमने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो उस कार्बोहाइड्रेट से लगातार एनर्जी हमें मिलती रहती है और हमारी बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड के रूप में ही यूज करता है। और प्रोटीन, तब जब कार्बोहाइड्रेट है तो एनर्जी हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगी, लेकिन हमने जो भोजन के साथ प्रोटीन लिया हुआ है वो लगातार हमारे ऊतकों को निर्माण, कोशिकाओं के डेवलपमेंट का काम करता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब हम भूखे हैं, इट मीन्स जैसे फास्ट वगैरह हमारे चल रहे होते हैं, है ना, 7 दिन के, 9 दिन के, महीने भर के, हम जो अलग अलग धार्मिक विश्वास के अनुसार जो हम फास्ट करते हैं, है ना, तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट डाइट कम लेते हैं। तो उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा प्रोटीन है या जो एक्स्ट्रा फैट है जो हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर जमा है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, और ऑक्सीडाइज के बाद वो जो है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि 1 ग्राम जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वो तो है 4 किलो कैलोरी हमको देता है, लेकिन फैट जो है वो 1 ग्राम जो है वो हमें 9 किलो कैलोरी एनर्जी देने का काम। तो उस समय इसलिए जो लोग मोटापे से पीड़ित होते हैं या जिन लोगों का शरीर एकदम थुलथुला हो गया है, उनके बॉडी को सही शेप में, तो वो जिम में जाते हैं, उनको प्रोटीन पाउडर देते हैं। तो एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, उनका जो फैट है, एडिपोज टिश्यू में जो फैट सेल्स हैं वो डिपॉजिट होती है और वो लगातार बॉडी को एनर्जाइज करती हैं, और उससे कार्बोहाइड्रेट उनको बिल्कुल कम प्रीफर किया जाता है, उनको प्रोटीन ज़्यादा, क्योंकि जब ये सेल्स मतलब सेल्स जब वापस से रीबिल्ड होंगी तो स्किन की टोन भी उसमें मेंटेन होगी। जैसे किसी का पेट इतना बड़ा है, अगर उसको वो कम करना है तो भाई मसल्स की इलास्टिसिटी भी नॉर्मल फॉर्म में आनी चाहिए। तो प्रोटीन जो है वो लगातार फिर क्या करेगा, उन ऊतकों को रिपेयर करने का काम करता है। अब कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर से भोजन अधिक सुगंधित एवं जायकेदार भी बनता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब एक तरीके का, अलग अलग तरीके का, अभी मैंने आपको टाइप बताया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। तो शुगर से ये भोजन को एक्स्ट्रा फ्लेवर देने का काम भी करता है। अब जैसे लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया है, ये आंत में जीवाणुओं की वृद्धि करने में मदद करता है। हमारी आंतों में 2 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं,
एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बेनिफिशियरी होते हैं हमारे लिए, मतलब हमारी आंतों में रहकर वो हमारे पाचन और अवशोषण की क्रियाओं में वृद्धि करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो जम्स वाले होते हैं, जो बीमारियां फैलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर लैक्टोज आंत में वांछित जीवाणुओं की वृद्धि में मदद करता है, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बनने में उपयोगी होते हैं। क्योंकि भाई इसमें ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण होता है वो भी इन बैक्टीरियल रिएक्शंस के कारण होता है। और लैक्टोज कैल्शियम के अवशोषण को भी बढ़ाने का काम करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कैल्शियम जो है ना वो सीधा डिपॉजिट नहीं होता है, तो लैक्टोज जो है वो उसको बोन में डिपॉजिट करने का काम करता है। इवन सनलाइट जो हो गई हमारी, विटामिन डी है ना, जो हमारे बॉडी में जो जनरेट होता है, तो विटामिन डी भी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। दूसरी बात, ये वसा के उपचयन ऑक्सीडेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अभी आपको बताया कि सबसे लास्ट में जो कंपोनेंट हमारे न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है वो है फैट। तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए एनर्जी देने का काम जो है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। दूसरी बात, नॉन असेंशियल एमिनो एसिड के संश्लेषण के लिए कार्बन का ढांचा जो है वो प्रदान करते हैं। तो नॉन असेंशियल एमिनो एसिड है ना, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जो हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं, और एसेंशियल जो है वो उसके लिए हमें भोजन के तत्वों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो इसके संश्लेषण के लिए कार्बन का जो ढांचा है वो प्रोवाइड करते हैं। दूसरी बात, सेलुलोज और पेक्टिन आंत की क्रमांकुंचन गति। अभी मैंने बताया आपको कि जो सेलुलोज होता है, जो हरे पत्तेदार सब्जियां वगैरह हम खाते हैं उनमें जो है वो मिलता है। तो ये सेलुलोज और पेक्टिन आंत की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या क्रमांकुंचन जो गति है उसको उद्दीपित करता है। अब क्रमांकुंचन गति कैसे होती है, जैसे ये खाना यहाँ पर आया, यहाँ से ये गति में मूवमेंट हुई, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, इस तरीके से वो धीरे 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 आंतों में मूवमेंट करता है। और उस स्लो मूवमेंट के साथ में, अब जैसे आंतों में इस तरीके की विलाई नामक स्ट्रक्चर्स होता है, तो जैसे यहाँ पर खाना है, यहाँ पर खाना, तो ये जैसे कंप्रेस होगा तो ये खाना यहाँ आ जाएगा, फिर ये कंप्रेस होगा यहाँ आ जाएगा। तो इस मूवमेंट को क्रमांकुंचन गति कहते हैं। तो ये लगातार जो है वो मूव करता है, और यहाँ कैपिलरीज होती है, और लगातार जो पोषक तत्व हैं वो कैपिलरीज के अंदर, ब्लड के अंदर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो उसको उद्दीपित करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा पेट साफ हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन में हमको आराम मिलता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, जो मल होता है वो हार्ड हो जाता है, हार्डनिंग ऑफ द स्टूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन, है ना। तो सेल्यूलोज क्या करता है, वो उसको रिमूव करता है और हमारे आंतों को साफ रखने का काम करता है। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट के रूप में ज्यादा कैलोरी लेने पर यह हमारे एडिपोज टिश्यू में वसा के रूप में जमा हो जाता है, मैंने आपको अभी बताया था। और शरीर को जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम 9 दिन फास्ट करें नवरात्रि का, 1 महीना रमजान का हम फास्ट करें, है ना, ईस्टर का हम फास्ट करें, या फिर हम श्रावण महीने का फास्ट करें, तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रीफर नहीं करेंगे, तब भी हम मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जो कार्बोहाइड्रेट हमारे एडिपोज टिश्यू में, थाइज में, स्टोमक में, यहाँ पर ये जो हमारा पेट, इंडियन लोगों का मैक्सिमम पेट जो है वो बाहर निकला हुआ होता है, तो वहाँ बहुत सारी एनर्जी का स्टोरेज होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो वो लगातार एनर्जी हमको देने का काम, भले वीकनेस आएगी लेकिन हम मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे शरीर को जहाँ जहाँ एनर्जी की जरूरत होती है वो मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं सोर्सेज कि भाई कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता किससे। तो भारत में मैंने बताया आप 60 to 70%, इट मीन्स 2/3 पार्ट जो है वो ज्यादा हिस्सा खाने में हमारा कार्बोहाइड्रेट का ही होता है। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत में क्या क्या है, अनाज हो गया, ज्वार बाजरा, कंदमूल, है ना, उसके बाद दालें हो गई, गुड़ हो गया, दूध, शक्कर इत्यादि। मतलब ये सारे जो रिसोर्सेस हैं वो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर एक सारणी दे रखी है कि खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, ये सारे फूड ग्रुप्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ग्राम प्रति 100 ग्राम में दे रखा है। अब गन्ना, शुगर केन, ठीक है, तो 99 ग्राम में जो है वो हमें पर 100 ग्राम मिलता है। गुड़ पर 100 ग्राम में हमें 94 to 95 ग्राम मिलता है। शहद में 79 to 80, साबूदाना जो है उसमें 87 to 89। दूध अगर हम पीते हैं तो दूध में हमें 4 to 5 ग्राम पर 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अनाज और बाजरा जिसके अंदर चावल और ज्वार आ गए उसके अंदर हमें 63 to 79, दालों में 56 to 60। इट मीन्स ये इतने ग्राम पर 100 ग्राम पर ये क्वांटिटी हमको मिलेगी। मेवे, नट्स या ऑयल सीड अगर हम ले रहे हैं तो 10 to 25 ग्राम हमें मिलेगा पर 100 ग्राम में। कंदमूल जिसके अंदर आलू हो गया, शकरकंद हो गया, या कसावा, कसावा इंडियन फूड में
ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम लेते हैं 20 पर 100 ग्राम, उसमें हमें 22 to 39 ग्राम कार्बोहाइड्रेट उससे मिलता है। फ्रेश फ्रूट्स अगर हम कोई खाते हैं तो उसमें 10 to 25 ग्राम पर 100 ग्राम पर, जैसे हर 100 ग्राम हमने कोई फ्रेश फ्रूट लिया है तो उसमें हमें 10 से 25 ग्राम जो है वो कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता क्या है? भारत जैसे विकासशील देशों में आप जनता अपनी कैलोरी का, तो भारत में 2 वक्त की रोटी का ही जुगाड़, मूवियों में भी 2 वक्त की रोटी के बारे में बहुत सारी मूवी जो है उसके नाम पर आई है। तो भारत में हम लोग बोलते हैं ना भाई आजा रोटी खा ले, तो हमारे लिए हमारी डाइट में मेनली फ्रिक्वेंटली जो सबसे ज़्यादा कोई कंपोनेंट अगर फूड का हम ऐड करते हैं तो वो है कार्बोहाइड्रेट। तो 60 to 70% जो आपूर्ति है कार्बोहाइड्रेट से ही होती है, जबकि अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में देखा जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 30 to 40%। देखिए कितना रेशियो कम है। और वो लोग जो हैं वो हरा भरा सलाद वगैरह खाते हैं। खैर दे आर द नॉन वेजिटेरियन, लेकिन सलाद वगैरह भी खाते हैं, या फिर वो कुछ डाइट जो है डाइटिशियन के द्वारा प्रीफर की गई वो भी खाते हैं। और फ्रिक्वेंट अमाउंट जो डाइट का होता है वो फ्रिक्वेंट टाइम में वो खाते हैं ताकि खाना आसानी से पच जाए। हमारे यहाँ पर बाप दादा की कहावत है कि जब जैसे दाल बाटी हमारे यहाँ बनती थी तो बाप दादा बोलते थे कंडे, गोबर के जो कंडे हैं वो लेकर बैठते थे, जब तक वो कंडे नहीं टूटे तब तक खाना। इट मीन्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट का हमारा इम्पोर्टेंस, कि हमारे डाइट में इस इंडियन मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग 60 to 70% जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन करते हैं। जबकि अगर हम 30 to 40% भी अगर कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन करते हैं डेली तो हमारे लिए सफिशिएंट है, क्योंकि इसके अलावा भी हम फैट है ना, और प्रोटीन है वो ले रहे हैं। तो प्रोटीन जितना रिक्वायरमेंट है उतना तो बॉडी को लग जाएगा, और रिमेनिंग जो रहेगा उससे एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती रहेगी। सेम बात फैट के लिए भी है। तो वैसे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई विशेष अनुशंसा या रिकमेंडेशन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई भारत में मैक्सिमम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते ही हैं, तो उनको रिकमेंडेड करने की ज़रूरत नहीं। और 60-70% एक अपने आप में एक ऑप्टिमम लेवल से ऊपर अमाउंट है, इसलिए इन्होंने कोई अनुशंसा नहीं की है। जबकि प्रोटीन के लिए उन्होंने किया है 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। लेकिन संतुलित आहार, अगर बैलेंस डाइट की अगर हम देखें तो कुल कैलोरी का 60% कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक संतुलित आहार में कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपलब्ध होती है? तो हमें लिखना है 60%, जिसमें केवल 10% शुगर से और बाकी जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो होने चाहिए। शुगर भी हमें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए।